वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली नर्वस सिस्टम में 2-3 टॉपिक आते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर विधिवत रूप से कंप्लीट करेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन, मस्तिष्क या मानव का जो दिमाग है। इस पर आज पूरी चर्चा होगी। दिमाग में कौन कौन से पार्ट हैं, कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, कौन सा भाग क्या करता है ना, कौन सा भाग देखने का काम करता है, सुनने का काम करता है, किससे भूख लगती है, प्यास लगती है, ताप नियंत्रण, बोलना, देखना, पढ़ना, लिखना, सब यहां पर पूरा हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मस्तिष्क के ऐसे भाग हैं जो आपके पूरे शरीर में फैले हैं, जो आपके हाथ पैर को कंट्रोल करते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इस संपूर्ण टॉपिक को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। इस संपूर्ण टॉपिक को कहा जाता है नर्वस सिस्टम। कहीं ना कहीं नर्वस शब्द आपने सुना है, नर्वस शब्द आपने सुना है, जो कि एक प्रकार से ह्यूमन सेंस को दर्शाता है। ह्यूमन सेंस को दर्शाता है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई आप नर्वस हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है वो सही से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है और इसकी वास्तविक शब्दावली परिभाषा क्या है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्र तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे तंत्र पढ़ चुके हैं, लेकिन तंत्रिका को आपको समझना है। तंत्रिका मतलब होता है एक प्रकार से एक ऐसा जाल होता है जो आपकी बॉडी में फैला होता है ना, और वो सारा जो जाल है वो सारा कनेक्ट होता है आपके ब्रेन से। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं और मान के चलता हूं कि आप तंत्रिका को नहीं जानते, तंत्रिका को नहीं जानते, लेकिन ये बात तो तय है कि ब्रेन को सभी लोग जानते हैं। कोई कितना ही अनपढ़ हो या किसी ने अभी तक कंपटीशन की शुरुआत ना की हो या साइंस से ना हो, लेकिन फिर भी वो ब्रेन को जानता है ना, मस्तिष्क को जानता है कि मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क का रोल क्या है। इतना तो सभी लोग जानते हैं। आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। अब आप कहेंगे कि कुछ क्रियाएं तो हम करते हैं लेकिन कुछ क्रियाएं हम नहीं करते, फिर भी ब्रेन कैसे करता है? जैसे देखो, एक होता है ऐच्छिक क्रियाएं। एक क्या होता है? ऐच्छिक क्रियाएं। इनको वॉलेंट्री एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं। और एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं, है ना, एक होता है अनैच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा से हो। जैसे मैंने कहा कि मेरा हाथ अब यहां से लिखे, अब यहां ऐच्छिक लिखे तो उसने लिख दिया। मेरे पैर से मैंने कहा कि मुझे वहां जाना है, मैं चला गया। लेकिन अगर मैं अपने लीवर से कहूं कि लीवर अब बाइल जूस निकाले, तो क्या संभव है? मैं किडनी से कहूं कि किडनी अब रुक जाए, तो क्या संभव है? बात समझ में आ रही है? मैं अपनी यूसोफेगस से कहूं कि अब वो खाना को आगे ना बढ़ाए, तो क्या संभव है? आंतों से अगर मैं कहूं कि अब वो ना खाना को डाइजेस्ट करे, तो क्या संभव है? मतलब कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक हैं, जिस पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अब जैसे हृदय है, धक धक कर रहा है, लेकिन आप उसे रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। आप उसे तेज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनैच्छिक प्रोसेस है। लेकिन फिर भी इन पर कंट्रोल ब्रेन का होता है, फिर भी कंट्रोल होता है। अब कहेंगे कैसे? तो वही आपको इस टॉपिक में समझ में आने वाला है। तो कुल मिलाकर आपके शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं, सभी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। ये बात सभी जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेन का कौन सा भाग करता है, तो यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि देखने का काम ब्रेन का कौन सा भाग करता है? आंखें देखती हैं, नो डाउट, लेकिन आंखों से कनेक्ट ब्रेन है, हाथों से कनेक्ट ब्रेन है, कान से कनेक्ट ब्रेन है, लीवर से कनेक्ट ब्रेन है, पैर से कनेक्ट ब्रेन है। एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मानव के ब्रेन से प्रत्येक अंग आपका कनेक्टेड है, ताकि सारी तंत्रिकाएं उस तक पहुंचे, सारे संवेदांग उस तक पहुंचे, सारी सेंसरी उस तक पहुंचे और वो रिस्पॉन्स करे। क्या करे? रिस्पॉन्स करे या जवाब दे, और उसके आधार पर आप काम करें। तो सारा ब्रेन से कनेक्ट होता है और ब्रेन इस पर रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ब्रेन तो हमारे शरीर में केवल यहां है, मस्तिष्क में, लेकिन फिर भी पैर तक कैसे फैला है, हाथ तक कैसे फैला है, चेहरे तक कैसे, लीवर तक कैसे गया है? तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, जिन सेल्स को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका।
क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका, या इसी को कहा जाता है नर्व सेल। क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। यही नर्व सेल आपस में मिलकर बनाती हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, आप कहेंगे अभी भी समझ में नहीं आया, तो समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पावर हाउस है। क्या है? पावर हाउस। तो पावर हाउस में एक जगह विद्युत का क्या होता है? कलेक्शन होता है। विद्युत एक जगह क्या होती है? कलेक्ट होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पावर हाउस में बहुत सारे कनेक्शन होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन, मतलब कुल मिलाकर एक जाल सा बिछा होता है तारों का, कहीं यहां कहीं वहां, कहीं यहां बिजली जा रही है, कहीं यहां बिजली जा रही है। तो बहुत सारी चीजें उससे क्या है? कनेक्ट रहती हैं। घर में भी आप देखते हैं कि आपका मेन मीटर होता है, वहां से मेन लाइन से लाइट आती है। लेकिन घर में देखा होगा आपने वायर का कितना जाल होता है। फैन में अलग वायर गया है, पंखे में अलग, बल्ब में अलग वायर गया है, बैटरी में अलग वायर गया है ना, कूलर में अलग वायर, फ्रिज में अलग, हर जगह वायर बटे हुए हैं। तो कर क्या रहा है? वो बिजली वहां तक पहुंच रही है और ले कौन जा रहा है? वायर ले जा रहा है। तो वैसे ही होता क्या है कि वैसे ही आपके बॉडी में ब्रेन है, और जो ब्रेन है वो ब्रेन आपके अंगों से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, बल्कि आपके शरीर में छोटे छोटे वायर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? वायर पड़े हैं। आप कहेंगे वायर कैसे? वायर इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि आप उन्हें नग्न आंखों से दिखाए नहीं देख सकते। बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं, और उन बारीक को कहा जाता है नर्व सेल। और पिछली क्लास में मैं आपको सेल बहुत अच्छे से समझा चुका हूं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका का आकार इतना छोटा होता है कि उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो वैसे ही नर्व सेल भी आपकी बहुत छोटी होती है, और यही नर्व सेल आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। एक दूसरे से क्या है? जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। बात समझ में आ रही है? वो यही नर्व सेल आपस में जुड़कर एक लंबा सा वायर तैयार करती है, और अंगों से लेकर आपके दिमाग तक ये जोड़े रखती है। बात समझ में आई? नहीं आई? फिर समझाता हूं। ये मान लो मेरा हाथ है, ये मान लो मेरा हाथ है, मैंने अपनी उंगली से कहा कि उंगली अब ऐसी हो जाए, तो ऐसी हो गई। तो ये कैसे हुई? इसका जो डायरेक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो ब्रेन ने दिया। ब्रेन ने आदेश दिया कि अब उंगली सीधी हो, उंगली सीधी हो गई। तो ब्रेन जब आदेश देता है, तो ब्रेन ने तो आदेश दे दिया, ब्रेन ने आदेश दे दिया, लेकिन आदेश यहां से यहां तक पहुंचा कैसे? आपने कहा कि आंख मेरी खुल जाए, तो आंख कैसे खुलती है? कभी आपने सोचा? आपका ब्रेन कहता है कि हाथ मेरा ऊपर हो, हाथ मेरा नीचे हो, अब पैदल चलो, अब पीछे हो जाओ, अब सो जाओ। तो ये ब्रेन कहता है, लेकिन करता कौन है? करता है आपकी नर्व सेल या कोशिकाएं। बात समझ में आई? ब्रेन ने आदेश दिया, उस आदेश को छोटे छोटे वायर अंगों तक ले जाते हैं, जिन्हें हम नर्व सेल कहते हैं। अभी आगे मैं नर्व सेल समझाऊंगा, आप इस बात से निश्चिंत रहें। डायग्राम भी बनाऊंगा जिससे आप नर्व सेल का स्ट्रक्चर भी समझ जाएंगे, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं और उससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले टॉपिक पर समझ विकसित करो, रटने का काम बिल्कुल नहीं करना है। पहले टॉपिक में इंटरेस्ट लाना है। अभी तक क्या है कि स्टडी को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है ना, स्टडी को अभी तक कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता गया है, और आज के समय में स्टडी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि बच्चे को कहीं से लेकर कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, बल्कि उसे बोरिंग लगता है। उसका माइंड जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम से बिल्कुल संकुचित हो जाता है। मतलब वो एक प्रकार से क्या कहें, उसे कुछ शब्द हम नहीं दे सकते। मतलब स्टडी और एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बना दिया गया है कि बच्चे को मजा ही नहीं आता। बच्चे को सबसे बुरा कोई काम लगता है तो वो लगता है पढ़ना। पढ़ना क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा उसे बनाया गया है, और ऐसा हम उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ना उसे इंटरेस्ट आता, ना उसे अच्छा लगता, और ना वो पढ़ता, और ना उसे चीजें याद होती। और फिर जबरदस्ती उसे पढ़ाया जाता है, फिर भी उसे पढ़ने में मन नहीं लगता, और फिर से जबरदस्ती पढ़ाया जाता है तो भी मन नहीं लगता, और वो स्वयं से पढ़ता है तो भी मन नहीं लगता, और इसी कारण उसे याद नहीं होता। आपने देखा होगा बच्चा जब फिल्म देख के आता है पूरी फिल्म याद हो जाती है। क्यों? कारण क्या है? सब कुछ बता देगा, लेकिन अभी जस्ट उस पढ़ के उठा है उसी टॉपिक से आप पूछ लो, वो पूरा नहीं बता पाएगा। 100% पढ़ा है तो मुश्किल से 10%, 20%, 30% उसे याद होगा। तो ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का अभाव है, और ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आपका इन्हीं चीजों से डेवलप होता है। आपकी नर्व सेल से डेवलप होता है, आपके ब्रेन से डेवलप होता है। अभी आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है? तो चलो, यहां तक आपको बेसिक समझ हो गई होगी। ये सारी बेसिक चीजें हैं, इनको आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले उसकी बेसिक चीजें समझो, उसका रोल समझो, है ना, उसके कुछ फैक्टर, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी समझो, ताकि आपको चीजें बहुत आगे इजीली लगे, फिर जाके फैक्टों को पढ़ो। गलती यही होती है,
हम क्या करते हैं, बुक उठाई, यूट्यूब चैनल खोला और फैक्ट पढ़ने शुरू कर दिए। इसका आंसर ये है, इसकी खोज इसने की, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। कभी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। जो लोग आज भी इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं वो अपनी स्ट्रेटजी को बदलें। अब आपको टॉपिक पर समझ विकसित करनी होगी और तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि अब सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता। अब क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया जाता है और मैं तो ये कहूंगा सिंपल भाषा में कि क्वेश्चन को जबरदस्ती जटिल बनाया जाता है। जबरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है कि बच्चे उसे समझ ही नहीं पाते, जबकि आंसर उसका वही होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो काम अब ये जरूरी है आज के टाइम में कि टॉपिक पर आप क्या समझ डेवलप करें, फिर उसके बाद फैक्टों को पढ़ें, रटें, तो वो काम का है, नहीं तो आप खुद समझदार हैं। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको नर्वस सिस्टम को लेकर बन गई होगी कि नर्वस सिस्टम क्या है। अब हम इसके थोड़ा सा डीप में जाते हैं। नर्वस सिस्टम समझ में आ गया, ब्रेन और तंत्रिकाओं का जाल। तंत्रिकाओं का जाल पूरे अंगों में फैला है, ब्रेन यहां बैठा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तंत्रिकाएं काम कर रही हैं, बात खत्म। ये नर्वस सिस्टम है पूरा। नर्वस सिस्टम सामान्य तौर पर दो प्रकार का होता है। एक होता है पीएनएस नर्वस सिस्टम, एक होता है सीएनएस नर्वस सिस्टम। पीएनएस नर्वस सिस्टम को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और सीएनएस को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये फैक्ट आपको लिख लेना है। ये फैक्ट, अब यहां से मैं कुछ फैक्ट बोलूंगा, आपको लिखते जाना है। तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में दो प्रकार से होता है, एक पीएनएस, एक सीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस। अब आप कहेंगे ये क्या बला है, तो इसके सामने थोड़ा सा डैश करके लिख लो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम का केंद्रीय भाग आएगा। सीधी सी बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम का केंद्रीय भाग आएगा और इसमें परिधीय भाग आएगा। बात समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे केंद्रीय भाग क्या है और परिधीय भाग क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। आपका जो ब्रेन है वो ऊपर जरूर है आपकी बॉडी में, लेकिन ये केंद्र है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ब्रेन जो है वो हमारे इस तरीके से पूरे शरीर को दो भागों में बांटता है। यहां से आपकी जो रीढ़ की हड्डी गई है ना, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जो है, ये बैकबोन ब्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ब्रेन का हिस्सा है। आप कहेंगे कैसे, तो ये आपको स्केलेटन वाले सिस्टम में समझ में आ जाएगा। ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन इस तरीके से ऐसा जुड़ा है पूरा, और यहां गले में बीचों बीच आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये यहां नहीं, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी, और वो रीढ़ की हड्डी नीचे तक गई है। एक्चुअल में ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये क्या है? ब्रेन का हिस्सा है। ब्रेन का क्या है? ये पिछला वाला हिस्सा है, या आप इसे सामान्य भाषा में ब्रेन की पूंछ कह सकते हैं। ब्रेन की पूंछ कह सकते हैं सामान्य भाषा में याद करने के लिए। बेसिकली इसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अभी तक आप बैकबोन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको स्पाइनल कॉर्ड याद रखना है। तो आपके ब्रेन से कनेक्टेड है रीढ़ की हड्डी, और जो नीचे तक गई है ये स्पाइनल कॉर्ड कहलाती है। बात समझ में आई। और यही दो चीजें आपके सीएनएस में आती हैं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आती हैं। बात समझ में आई? नहीं आई? रीढ़ की हड्डी को गौर से देखो, आपके शरीर को बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। आधा शरीर इस तरफ है, आधा शरीर इस तरफ है, बीचों बीच से जाती है रीढ़ की हड्डी, मतलब क्या? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसलिए इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रखा गया। और ये रीढ़ की हड्डी ब्रेन का भाग है, इसलिए ब्रेन भी आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आता है। तो कुछ ज्यादा याद नहीं करना, बस आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में डैश करके इतना लिख लो, ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रैकेट में लिख लेना रीढ़ की हड्डी, जिससे आपको समझ में आए कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोग इस सब्जेक्ट से नहीं रहते, तो उनको टर्म में थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर बाद में मजा आने लगता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। बस इतना याद रखो, क्योंकि अभी हम आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका सीएनएस वैसे ही क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे पीएनएस क्या है, तो पीएनएस में कुछ याद नहीं रखना। पीएनएस में आपको केवल नर्व सेल लिख लो। क्या लिख लो? नर्व सेल लिख लो, तंत्रिका तंत्र लिख लो, सॉरी तंत्रिका कोशिका लिख लो। पूरा तो तंत्रिका तंत्र है, पूरा तंत्रिका तंत्र है, लेकिन तंत्रिका तंत्र का बीच वाला भाग केंद्रीय है, जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और बगल वाला भाग जो है जिसमें हाथ पैर पांव सब कुछ आता है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपकी नर्व सेल। सिस्टम नहीं, सेल।
सेल हर एक अंग तक पहुंची है। तो नर्व सेल, तो दोनों को हम डिटेल से चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए पहले हम कुछ बेसिक फैक्टों की बात करते हैं, फिर ब्रेन के हम इस पूरे से क्लासिफिकेशन को बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट लिखना शुरू करें, है ना। हेडिंग आपने डाल ली होगी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से पॉइंट लिखते जाएं। पहले सबसे पहले तंत्रिका अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम डैश करके लिखे न्यूरोलॉजी, डैश करके लिखे न्यूरोलॉजी, है ना। आपने देखा होगा जब कोई दिमाग से पागल हो जाता है, किसी का हाथ पैर नहीं काम करता, लकवा मार जाता है, तब वो किसके पास जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। किसके पास जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन गौर से देखना, जब कभी भी आप लकवा व्यक्ति वाले को डॉक्टर के पास ले जाए तो डॉक्टर के ब्रैकेट में लिखा होता है न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब उसने न्यूरॉन पर गहन अध्ययन किया है। 5 साल का जो MBBS है ना, उसमें उसने इस टॉपिक को लेकर स्टडी की है। यहां पर हम बेसिक स्टडी करते हैं, लेकिन वो बहुत डीप स्टडी करते हैं, बहुत ज्यादा। ब्रेन के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के देखा हुआ, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ये क्या है? ये सभी प्रत्येक अंग के मास्टर हैं अपनी अपनी फील्ड में। तो तंत्रिका अध्ययन न्यूरोलॉजी, और जो करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद हम बात करते हैं, स्टडी हो गया ब्रेन। ब्रेन का वजन कितना होता है? ब्रेन का वजन कितना होता है? तो ये लगभग होता है 1300 से 1400 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, है ना। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? 1350, क्योंकि इसके बीच का ऑप्शन दे देता है। तो 1300 से 1400 या 1350 ग्राम एवरेज इसका वजन माना जाता है। अगर हम बात करें कि पार्ट ऑफ बॉडी, ये हमारे शरीर का कितना भाग है? हमारे शरीर का ये कितना भाग है? तो 2% है। अगर आपका पूरा शरीर 100% है तो ब्रेन उसका कितना भाग है? 2% भाग है। 2% भाग कौन बनाता है? ब्रेन बनाता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं इसके बॉक्स को क्या कहते हैं। इसके बॉक्स मतलब ये जो खोपड़ी है, स्कल है, इसको हम क्या कहते हैं? पूरे बॉक्स को क्या कहते हैं जिसमें ब्रेन बंद होता है? देखो पूरा तो क्या है? खोपड़ी है, जिसे स्कल कहेंगे, लेकिन यहां थोड़ी ब्रेन है, ये तो अपना चेहरा है, लेकिन यहां तक ये चेहरा है, लेकिन चेहरे के ऊपर ये ब्रेन है। तो इस बॉक्स को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स। क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स। तो आपसे कभी भी पूछ ले कि ब्रेन किस में बंद होता है, किस में बंद होता है, तो क्रेनियम बॉक्स में बंद होता है। यहां कोई अगर मार दे बहुत तेज से, है ना, तो क्रेनियम बॉक्स इतना कठोर होता है कि कुछ नहीं होता, ब्रेन अंदर सुरक्षित होता है। तो क्रेनियम बॉक्स में बंद अंदर होता है। और इसी क्रेनियम बॉक्स से क्रेनियम नर्व निकलती हैं। क्या निकलती हैं? क्रेनियम नर्व निकलती हैं, या क्रेनियम नर्व कोशिकाएं निकलती हैं जो इससे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, फिर हम बात करें इसी क्रेनियम का, अगर आयतन की बात करें तो लगभग आयतन कितना होगा आपका? 1400 सीसी। क्या होगा? 1400 सीसी। अब ये 1400 सीसी क्या है? 1400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। 1400 सीसी क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको आप याद रखें। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या है? सॉरी 1450 कर लो, है ना, 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्या है? आयतन है ना। लेकिन ये अलग अलग मानव का अलग अलग होता है और इसी से मानव की क्षमता मापी जाती है। ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछे कि जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर की जो झिल्लियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रेन के अंदर देखो, ये ऊपर क्रेनियम बॉक्स हो गया। क्रेनियम बॉक्स तो कठोर है, लेकिन इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? मैं इसको मिटा देता हूं। देखो बॉक्स कठोर है, लेकिन इस कठोर बॉक्स के अंदर क्या होता है? एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंजिस। मेनिंजिस। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मेनिंजिस, है ना। कहीं मेनिंजिस या मेनिंजिस जो सही लगे, मेनिंजिस कहते हैं। और मेनिंजिस में अगर सूजन आ जाए तो उस रोग को कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस लिख लेना आप, यहां थोड़ा सा बन नहीं रहा, है ना, मैं बोलता जा रहा हूं, उसको सुन सुन के लिखोगे, माइंड डेवलप होगा। मेनिंजिस क्या होता है? दिमाग की झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली में अगर सूजन आ जाए तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इसी मेनिंजाइटिस से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, है
है ना। राजा राम मोहन राय से कहा था कि तुम भाई समुद्र मत लागो, समुद्र लांघना भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा दुखद साबित होता है। ये नहीं माने, ये चले गए और ये फिर जहाज में जाके इनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में पता चला कि उनकी बाणों की जो ब्रेन की झिल्ली थी उसमें सूजन आ गई और उनको रोग हो गया था मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस क्या होती है? दिमाग की झिल्ली होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, वो इसके टाइप पूछ लेता है ना। तो इस झिल्ली में 3 लेयर होती हैं, मतलब ये जो झिल्ली है ना, ये 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ या 3 लेयर्स ऑफ दिस झिल्ली। तो 3 टाइप की होती है। सबसे पहला होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। ये 3 प्रकार की झिल्ली होती है। मतलब पूरी झिल्ली क्या है? मेनिंजिस है। पूरी झिल्ली क्या है? मेनिंजिस है। लेकिन इस मेनिंजिस को जब उठा के देखा गया तो इसमें 3 लेयर दिखाई दी। 3 लेयर में से पहली लेयर को ड्यूरामेटर, दूसरी को पायामेटर और तीसरी को एरेक्नॉइड, है ना। 3 प्रकार से ये नाम दिए गए, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरेक्नॉइड। ये 3 प्रकार से ये झिल्ली होती है। ठीक है, जो आपके मस्तिष्क में अंदर की ओर स्थित होती है, जिसमें सबसे, अगर आपसे कभी बाहरी पूछ ले तो बाहरी कौन सी होती है? ड्यूरामेटर, ये सबसे बाहरी है, ये सबसे बाहरी है और पायामेटर सबसे आंतरिक है। ठीक है, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली है, मतलब क्रेनियम बॉक्स से कनेक्ट है। पायामेटर आंतरिक है, तो एरेक्नॉइड क्या होगी? मध्य वाली होगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये 3 प्रकार की झिल्ली हैं और ये तीनों कॉमन से मेनिंजिस कहलाती हैं। और इसमें बुखार उखार आ जाए या सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब पूछ लेगा कि इसी में कौन सा द्रव भरा होता है, ब्रेन में कौन सा द्रव भरा होता है या ब्रेन की झिल्ली में कौन सा द्रव भरा होता है। तो एक ही द्रव का नाम याद करना है आपको, उस द्रव का नाम है सेरिब्रो। क्या नाम है? सेरिब्रो स्पाइनल द्रव, है ना। सेरिब्रो, सेरिब्रो मतलब सेरिब्रम है, तो सेरिब्रो, स्पाइनल है मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और द्रव या फ्लूइड तो आप जानते ही हैं, सेरिब्रम या सेरिब्रम से सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछ ले कि इसका अन्य मस्तिष्क को हम और क्या कहते हैं, तो इंसेफेल, इंसीफेल। मस्तिष्क का अन्य नाम क्या है? इंसेफेल। मस्तिष्क का अन्य नाम क्या है? इंसेफेल। अब आप कहेंगे इंसेफेल क्या है? तो इंसेफेल जहां भी आपको दिख जाए समझ लो मस्तिष्क की बात हो रही है ना। इंसेफेल चाहे डाइंसेफेल हो, चाहे मीजेंसेफेल हो, चाहे प्रोन्सेफेल हो, चाहे रोबेंसेफेल हो, चाहे इंसेफेलोग्राफी हो, कुछ भी दिख जाए इंसेफेल तो समझ लेना ब्रेन की बात चल रही है। इसलिए ब्रेन को इंसेफेल भी कहा जाता है। और ब्रेन का जो परीक्षण है, ब्रेन का जो परीक्षण है वो EEG के द्वारा किया जाता है। ब्रेन का जो परीक्षण है, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, ब्रेन का जो परीक्षण है या ब्रेन की जो मापने की विधि है उसको EEG के माध्यम से मापा जाता है। EEG एक प्रकार का यंत्र होता है जैसे ECG। एक बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते ECG और EEG में अंतर। ECG हृदय के लिए है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ECG, और ये क्या है? EEG, इलेक्ट्रो, और इसका मतलब होता है इंसेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ग्राफ की जगह ग्राम भी आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राम या इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राफ। तो मैं कह रहा हूं इंसेफेल जहां आ गया समझ लो इंसेफेल मतलब ब्रेन की बात हो रही है। तो EEG में ब्रेन का परीक्षण किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राफ। ठीक है, तो इतना याद रखें, इतने में आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आज तक गया है और ना कभी जाएगा। तो बेसिक जितना भी अध्ययन है ब्रेन का वो मैंने आपको बता दिया है। अब ब्रेन का हम संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। अब ब्रेन का हम क्या करते हैं? संपूर्ण एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 2 चीजें आपको पढ़ना है, पहला ब्रेन पढ़ना है और दूसरा नर्व सेल पढ़नी है, और यही दोनों मिलकर क्या कहलाएगा? तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ब्रेन पढ़ ली आपने, सेल पढ़ ली। देखो कुल नर्व सेल आपको एक पढ़नी है, एक नर्व सेल पढ़ लोगे, उसी एक नर्व सेल से करोड़ों नर्व सेल जुड़ी हैं और यहां से लेकर यहां तक जाती हैं, है ना। तो आपको ये नहीं पढ़ना कि यार यहां पर और भी क्या क्या होगा, कुछ नहीं, एक ही नर्व सेल है, बस उसको पढ़ लोगे काम हो जाएगा, है ना। ब्रेन को पढ़ लोगे तो 80% चैप्टर आपका क्लोज है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्योंकि ब्रेन से ही आते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो ब्रेन 3 भागों में बटा होता है।
ब्रेन का जो एक प्रकार से ऐसा पहला रेखा चित्र फ्लो चार्ट बना लेना, उसके बाद डिटेल से लिखना तो और अच्छे से याद हो जाएगा। और ज्यादा ही अच्छे से करना है तो एक चार्ट बना लेना, हमेशा के लिए भूलोगे नहीं। ब्रेन क्या है, 3 भागों में बटा होता है। आप कहेंगे कौन कौन से? पहला भाग होता है फॉर ब्रेन। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। देखो आप क्या करोगे, मैं जितने भी नाम बोलूंगा आपको पूरे नाम लिखने हैं, ठीक है। मैंने भले यहां एक नाम लिखा है, लेकिन मैं एक के 2-2 3-3 नाम बताऊंगा तो वो आपको पूरे लिखते जाने हैं, क्योंकि जब दूसरे नाम से आता है वही चीज तो हमने रटा हुआ होता है और हम कहते हैं अरे ये तो उसका था, लेकिन नाम यहाँ और कुछ और लिखा है, तो हम इनमें से कोई नहीं लगा देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है। देखो ये 3 नाम लिखे हैं, ब्रेन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। यहां नाम कुछ और लिखे हैं, मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। तीनों को सामान्य भाषा में कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फॉर ब्रेन दूसरा नाम है ना, दूसरा नाम फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। बात समझ में आई, ठीक है। अब इन तीनों के स्पेशल नाम सुनो, स्पेशल नाम सुनो। अग्र मस्तिष्क जो है, यहां लिखता हूं मैं अग्र मस्तिष्क, ये अग्र है, ये मध्य है और ये पश्च है ना। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अग्र पश्च मस्त हिंदी के नाम है, फॉर मिड हाइंड इंग्लिश के नाम है, और ये जो लिखा है ये साइंस के नाम है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, ये को नंबर का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। प्रोनसेफेलॉन क्या कहा जाता है? प्रोनसेफेलॉन, सॉरी प्रॉन नहीं, प्रोसेफेलॉन। क्या कहते हैं? प्रोसेफेलॉन। प्रोसेफेलॉन मतलब अग्र मस्तिष्क। मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन मतलब मध्य मस्तिष्क। और रोम्बोसेफेलॉन, RHOMBEN, रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। मैं कह रहा हूं इंसेफेल, इंसेफेल जहां आ गया समझो ब्रेन की बात हो रही है। तो एक बार फिर से देखो, प्रोनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोम्बोसेफेलॉन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। याद हो गया होगा इतने में। तो अब हम एक एक के टाइप देखते हैं कि भाई अग्र मस्तिष्क जब ये सामने वाला है तो इसमें और क्या क्या है। अग्र मस्तिष्क देखा जाए तो अग्र मस्तिष्क कुछ इस तरीके से होता है। ये अभी अग्र की बात चल रही है ना, अंदर तो अभी बहुत कुछ है इसके। इस तरीके से ऊपरी अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क में मुख्य तौर पर 2 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। इसको कहते हैं हम प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। इंग्लिश में कहते हैं सेरिब्रम। आप सेरिब्रम याद रखें क्योंकि सेरिब्रम इंग्लिश का है, लेकिन हिंदी में भी सेरिब्रम लिखा आता है। और दूसरा होता है डायनसेफेलॉन। देखो फिर वही प्रोनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रोबेनसेफेलॉन। अब यहां अंदर इसके डायनसेफेलॉन हो गया, ठीक है। तो पहला भाग देखो ये क्या है? प्रोसेफेलॉन है, ये प्रोसेफेलॉन है। प्रोसेफेलॉन मतलब अग्र मस्तिष्क। पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा भाग डायनसेफेलॉन, दूसरा भाग डायनसेफेलॉन। अब ये करते क्या है इसको याद रखना है, ये करते क्या है इसको याद रखना है। तो जो सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आपके दिमाग का। आप कहेंगे कौन सा? ये जो सामने दिख रहा है ये कपाल। इस कपाल के अंदर यहां जो भरा है, यहां इसके अंदर आपने देखा होगा गुच्छनुमा, बिल्कुल लसलसा, बिल्कुल सॉफ्ट। इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर जो द्रव भरा होता है मांस का, है ना, उसमें पानी भी होता है जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और उसमें जो मांस का लोथड़ा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। और यही हमारे दिमाग का सबसे विकसित भाग है, सबसे विकसित भाग है। इसी में सारी चीजें होती हैं। सारी का मतलब जरूरी, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप किसमें? हेडिंग डालेंगे सेरिब्रम, है ना। इसमें नहीं, ये तो अग्र मस्तिष्क का आगे वाला भाग है, इसके अंदर सेरिब्रम। अब इसमें पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, यह मस्तिष्क का सबसे अग्र भाग है और यह सबसे विकसित और बड़ा भाग है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है, जिसमें बुद्धि, चतुराई, स्मरण, चेतना सबसे ज्यादा होती हैं। जिसमें बुद्धि,
बुद्धि, चतुराई, स्मरण, चेतना। ठीक है, ये सभी चीजें मतलब जो आपकी हैं इंपॉर्टेंट चीजें वो सभी इसमें होती हैं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्मरण, मतलब याद करने की क्षमता, मेमोरी क्षमता। मेमोरी क्षमता आपकी इसी में होती है। कहते हैं ना, यहां जिसकी ज्यादा लाइन है वो ज्यादा होशियार है, मतलब यहां उसका जो अंदर सेरिब्रम भरा है वो अगर आपका अच्छा डेवलप है, अगर ये सेरिब्रम इसके अंदर का डेवलप है, इसलिए यहां लाइन आ जाती है, तो आप कैसे हो, ज्यादा स्मरण वाले हो, ज्यादा चेतना वाले हो, ज्यादा बुद्धि वाले हो। तो ठीक है। दूसरा लिखा है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन इसी का दूसरा पार्ट। अब डायनसेफेलॉन भी 3 प्रकार का होता है। डायनसेफेलॉन भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है थैलेमस। क्या होता है? थैलेमस। दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा एपिथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। थैलेमस क्या करता है? सबसे पहला लिखें थैलेमस। थैलेमस में डैश करके लिखें ठंडा, गर्म, दर्द, रोना और भावुक। ठंडा, गर्म, दर्द, रोना। अब यहां पर ठंडा, गर्म, दर्द, रोना लिखा है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपकी ठंड लग रही है तो आपका थैलेमस कंट्रोल कर रहा है, कोई चीज आपको गर्म लग रही है थैलेमस बता रहा है, आपको कांटा लग गया थैलेमस बताएगा, आपको रोना आ गया थैलेमस बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? वहां यही लिखाएगा कि रोने को कौन कंट्रोल करता है। अगर आपको एक कांटा लग गया तो आपके कांटे लगने का एहसास आपका दिमाग का कौन सा भाग कराएगा, है ना? तो इस तरीके से तो ठंडा, गर्म, दर्द, रोना और भावुक। फिर दूसरा लिखो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैलेमस और एपिथैलेमस से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, लेकिन हाइपोथैलेमस से जरूर आज तक क्वेश्चन बने हैं बहुत सारे। क्यों? क्योंकि इसके ज्यादा कार्य हैं। डैश करके लिखो भूख प्यास, सबसे इंपॉर्टेंट भूख प्यास, क्योंकि भूख प्यास सबसे इंपॉर्टेंट है। भूख प्यास, प्यार, पसीना। ठीक है, भूख लग रही है, खाना खाना है, मम्मी से बोल दो, कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। प्यास लग रही है, पानी दे दो, कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। प्यार है, पसीना आने लगा, गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा गए, ठीक है, खुशी हो रही है आपको बहुत ज्यादा कि यार चलो हमारा सिलेक्शन हो गया, है ना? तो सिलेक्शन होने पर आप खुश नहीं होते, आपका हाइपोथैलेमस खुश होता है सबसे ज्यादा, और फिर वो आपको खुशी कराता है। आपके शरीर का ताप ज्यादा हो गया है ना, कहते हैं बहुत गर्म बॉडी हो रही है, बुखार उखार आ रहा है ना? तो वो आपका जो शरीर का ताप है वो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। रक्तचाप, रक्तचाप तो आप जानते ही हैं, रक्त अभी पढ़ा है हमने, है ना? प्रजनन क्षमता, डर और भय, है ना, कि डर है कि कहीं ना कहीं हम एग्जाम में फेल ना हो जाए, तो हाइपोथैलेमस बताएगा। हृदय की धड़कन, हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं कंट्रोल थोड़ी बहुत करता है। आगे अभी और एक पार्ट आएगा, उसमें भी धड़कन के बारे में हम बात करेंगे। और अंतिम है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस में बस एक चीज याद रखना है, भावनाएं। देखो, भावुक होना अलग चीज है और भावनाएं अलग चीज होती हैं, है ना? भावुक होना अलग चीज है और भावनाएं अलग चीज होती हैं। भावनाएं व्यक्ति की आंतरिक अनुभूतियां होती हैं, मतलब आंतरिक गुण कह सकते हो आप एक प्रकार से। तो भावनाओं पर कंट्रोल किसका होता है? एपिथैलेमस होता है। कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है, जैसी भावना होती है जिस भी कार्य को लेकर, है ना, उसका परिणाम भी वैसा ही होता है। अगर आप एक सही सोच से, सकारात्मक सोच से किसी के सामने बैठे हैं तो आप उसी का वैसा ही बनते जा रहे हैं, और गलत भावना के साथ बैठे हैं तो आपके साथ भी गलत होगा, है ना? मतलब ये है कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो एपिथैलेमस कंट्रोल करता है। अब डायनसेफेलॉन के 3 भाग देख लिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इसी से डायनसेफेलॉन से यही देखो, ये जो 2 ग्रंथियां हैं, ये मैं 2 ग्रंथियां बताने वाला हूं जो बेसिकली अग्र मस्तिष्क की जुड़ी होती हैं, है ना? अग्र मस्तिष्क के अगर आपसे भाग पूछे तो सेरिब्रम है, डायनसेफेलॉन है, लेकिन इसी में 2 ग्रंथि जुड़ी होती हैं। एक का नाम है पीयूष ग्रंथि और एक का नाम है पिनियल ग्रंथि। तो सबसे पहले हेडिंग डालो पीयूष ग्रंथि, सबसे पहले हेडिंग डालो, या थोड़ा सा ऐसा लिख लो कि ब्रेन के इस भाग से या डायनसेफेलॉन वाले भाग से या अग्र मस्तिष्क वाले भाग से 2 ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जो निम्न हैं। 2 ग्रंथियां जुड़ी होती हैं जो निम्न है, जिसमें से नंबर 1 पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन आएगा कि पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानते हैं? पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो आप क्या लगाएंगे? मास्टर ग्रंथि। क्या लगाएंगे? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी वैसे इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी लिखा आ जाता है ना? तो मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि, ये 3 इसके नाम हैं। करती क्या है ये हम आगे बात करेंगे जब हम हार्मोन को पढ़ेंगे, जब हम ग्रंथियों को पढ़ेंगे, ग्रंथि। और एक और आती है पिनियल ग्रंथि।
दूसरी ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? पिनियल ग्रंथि को कहते हैं मिड ग्लैंड ऑफ द ब्रेन। मस्तिष्क की मध्य ग्रंथि कौन सी है? मस्तिष्क की मध्य ग्रंथि कौन सी है? पिनियल ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या जैविक घड़ी, या मानव शरीर की जैविक घड़ी हम किसे कहते हैं? तो पिनियल ग्लैंड को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क की घड़ी किसे कहते हैं? पिनियल ग्लैंड। अब आप कहेंगे ये पिनियल ग्लैंड क्या है? मस्तिष्क की घड़ी मड़ी कैसा क्या है? समझे नहीं हम। आपने सुना क्या होगा, फील किया होगा कि जैसे आप आज सोए, कल आप उठे 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, रोज ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कल आपका पेपर है और आपको सुबह सुबह 4 बजे उठना है और 5 बजे की ट्रेन मिलाना है, ठीक है, तो फिर क्या भरेंगे आप? अलार्म भरेंगे। अलार्म बज गया तो आप उठ जाएंगे। लेकिन मुझे ये बता दो कि अलार्म बजता है वही व्यक्ति उठ पाता है क्या? कि हमारे भारत में ऐसे व्यक्ति नहीं है 99% जो अलार्म का उपयोग नहीं करते फिर भी टाइम से पहले उठते हैं। आपने गांव में देखा होगा, सभी लोग 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक उठ जाते हैं, ऑटोमेटिक, कोई अलार्म नहीं। तो क्या है? तो उनके शरीर में भी एक अलार्म होता है जिसे हम पिनियल ग्रंथि कहते हैं। पिनियल ग्रंथि ऐसा अलार्म रखती है, जैविक अलार्म रखती है, इसी कारण इसको जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। आपने सोच लिया कि कल मेरा पेपर है, मुझे सुबह उठना है, तो इस ग्रंथि ने ये सुन लिया और फिर आपको सुबह जगा देगी। बात समझ में आ रही है? पुराने समय में जब मोबाइल नहीं था फिर भी लोग उठ जाते थे, जितने समय पर उनको उठना है उतने ही समय पर। कल अगर जल्दी उठना है 3 बजे तो 3 बजे उठ जाएंगे। कारण क्या है? पिनियल ग्रंथि। इसी कारण इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब सेरिब्रम का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, है ना। इस तरीके से सेरिब्रम का स्ट्रक्चर होता है ना। आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो उसमें और अच्छे से चित्र दिख जाएगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो सेरिब्रम जो है इस तरीके से ऊपरी भाग है, ये अग्र भाग है, यहां से यहां तक फैला होता है। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अब इसके हम 2 भाग नहीं बताएंगे क्योंकि इतना डिटेल से कभी पूछा नहीं जाता। वैसे तो इसके और भी भाग हैं, है ना। पहले तो 2 भागों में बंटते हैं। ऐसे लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये होगा राइट हेमिस्फीयर, इसको राइट हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर कहा जाता है ना। मतलब क्या होगा? दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। फिर इसके भी और प्रकार होते हैं, है ना। वेंट्रल लोब है, फ्रंटल लोब है, पेराइटल लोब है ना। फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, 4 भाग हैं। फिर इसके और छोटे छोटे भाग होते हैं, है ना। उतना डिटेल में कंपटीशन लेवल पर नहीं आता, है ना। तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें सेरिब्रम होता है ना। सेरिब्रम ये काम करते हैं, डायनसेफ्लॉन ये काम करता है। डायनसेफ्लॉन के 3 भाग हैं, बस इतना याद रखो और 2 ग्रंथि याद रखो, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से यही बहुत ज्यादा हो गया, है ना। यही बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि यही नहीं पढ़ाया जाता भाई साहब, यही नहीं पढ़ाया जाता। मैं तो कह रहा हूं कि आप किसी भी कहीं भी कोई भी उठा के देख लें, इतना डाटा अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे कह देना, मैं उससे भी ज्यादा आपको डाटा बताने का प्रयास करने लगूंगा। इतना वैसे आप जब 10 बुक पढ़ेंगे ना तब जाके आपको इतना सारा डाटा मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी एक बुक को फॉलो करके नहीं पढ़ाते। हमारा सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम अलग है। पूरा कंटेंट रहता है सारी बुकों का, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं, बहुत समय हो चुका है। लगभग मैं 6-7 साल से कंपटीशन में हूँ। इतने समय में लगभग इतना अनुभव हो गया है कि लगभग सारी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों का रिसर्च है। तो एक अच्छा खासा हम लोग डाटा को आप लोगों के सामने देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा डाटा मैं आपको बता सकता हूँ, इससे डबल भी डाटा दे सकता हूँ। लेकिन फालतू का डाटा याद करने का कोई मतलब नहीं है ना। इतना लेवल भी सफिशिएंट है। और पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि लेवल कितना है, इससे हम डबल लेवल और बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो उतना रिलेवेंट नहीं होगा जितना ये है। पहले इसको याद कर लें, लेकिन ये याद हो जाने के बाद अगर आपको कमी महसूस होती है तो हम थोड़ा सा और भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप क्वेश्चन करिए, हम उसका आंसर आपको देते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो दूसरा हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। हेडिंग डाल दीजिए मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क या मीजेनसेफेलॉन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि मीजेनसेफेलॉन जो है या मध्य मस्तिष्क जो है ये 4 भागों में बटा होता है।
क्वेश्चन आता है कि मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो 4 भागों से मिलकर बना है, जो 4 लोब से मिलकर बना है, जो 4 पार्ट से मिलकर बना है, जो 4 भागों में बटा होता है, जिसके 4 प्रकार होते हैं, जिसके 4 गोलार्ध होते हैं। तो आप लगाएंगे मीजेंसेफेलॉन, मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। 4 भाग कौन कौन से हैं, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 4 भाग मतलब 4 इस तरीके से, मतलब ये है तो इस तरीके से गोलार्ध ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम नहीं है, 2 नाम हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क वो भाग है जो आपकी आंख और कान से कनेक्ट रहता है। मध्य मस्तिष्क जो वो भाग है जो आपके, देखो देखने में थोड़ा बहुत सहायक तो फॉर ब्रेन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर कहा जाए, मुख्य रूप से अगर ऑप्शन में दोनों आते हैं मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, तो आप यही लगाएंगे मध्य मस्तिष्क। क्या किस में लगाएंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि आपके आंख और कान से मस्तिष्क का कौन सा भाग कनेक्ट होता है, मतलब कौन सा भाग देखने में सहायक है और सुनने में सहायक है, तब आप लगाएंगे मध्य मस्तिष्क। लेकिन मध्य मस्तिष्क अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाएंगे मीजेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन। और ये भी ऑप्शन में नहीं है तो इसके 2 प्रकार होते हैं, उनमें से एक और अंदर का टाइप होता है जो इसे कनेक्ट करने का काम करता है, जिसे कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। जिसे क्या कहा जाता है, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना के साथ साथ एक और भाग होता है इसका, पोन्स वेरिलाई। क्या होता है, सॉरी, सेरिब्रल पिंडिकल। क्या होता है, सेरिब्रल पिंडिकल। तो ये 2 भाग हम देखेंगे, सेरिब्रल पिंडिकल और कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डाले सेरिब्रल पिंडिकल। सेरिब्रल पिंडिकल कुछ नहीं है, ये मस्त भाग है ना, सॉरी मध्य भाग है ना, तो मध्य भाग के सबसे पीछे वाला भाग सेरिब्रल पिंडिकल कहलाता है। मीजेंसेफेलॉन या मध्य मस्तिष्क के सबसे पीछे वाला भाग सेरिब्रल पिंडिकल कहा जाता है, जो गुच्छनुमा आकृति का होता है, जो गुच्छे बनाता है और गुच्छे बनाने के बाद ऐसा नीचे की ओर चला जाता है और जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, लेकिन इसके बीचों बीच कोटर में, मतलब यहां अंदर की ओर, यहां मध्य मस्तिष्क, और वो ऐसा गुच्छा बना के इस तरीके से नीचे की ओर आ जाता है और रीढ़ की हड्डी में जुड़ जाता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो आपसे पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कौन रहता है, तो मध्य मस्तिष्क या सेरिब्रल पिंडिकल। ठीक, दूसरा भाग है इसका कॉर्पोरा, हिंदी में भी लिख सकते हो, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना वो भाग है जो आपकी आंखों से और कान से कनेक्ट रहता है। इस तरीके से 2 आंख है, 2 कान है ना, फिर ये दोनों के सेंसर आते हैं और इससे जुड़ जाते हैं, फिर आप कुछ भी देखते हैं ये आपको बताता है। तो जिस व्यक्ति का कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना सबसे ज्यादा डेवलप होता है, मेरी नजर में मैं उसको सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे चतुर व्यक्ति मानता हूं कि सेरिब्रम याद रखने का काम करता है, लेकिन सेरिब्रम याद तभी रख पाएगा जब आपकी आंखें और जो कान हैं वो सही से काम कर पाएंगे। कुछ व्यक्तियों का दिमाग बहुत विकसित रहता है, मैंने अपने ये एक्सपीरियंस से देखा है, दिमाग बहुत डेवलप रहता है, उनको एक बार में सब याद हो जाता है, सब समझ में आता है, लेकिन उनकी जो आंखें हैं, उनके जो कान हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाते, बहुत सारी चीज़ों को सुन ही नहीं पाते। मैंने क्लास में देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनका लेवल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन सबसे बड़ी कमी उनमें होती है सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता उनमें होती ही नहीं है। आज के वर्तमान समय में सबसे कम जो देखने को मिलता है वो यही कि बच्चों में सुनने की क्षमता नहीं है, और सुनने की क्षमता नहीं है तो सीख नहीं पाते। बोलते ज़्यादा हैं, जो बोलते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते। ठीक है, तो उनका कहीं ना कहीं कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना क्या है, खराब हो चुका है। खराब तो नहीं कहेंगे, कमजोर हो चुका है। कॉर्पोरा जेमिना डेवलप नहीं है तो आंखों पर कंट्रोल नहीं है, बुरी चीजें देखते हैं। कानों पर कंट्रोल नहीं है, बुरी चीज सुनते हैं। अभी अगर कुछ गंदी बात कर दो है ना, यूट्यूब पर कुछ मजाक सा कर दो तो सभी बच्चों को याद रहेगा। फिर वो बच्चे दूसरों को जाके बताएंगे, फिर वो बच्चे तीसरे को जाके बताएंगे कि यार ऐसा कहा सर ने ऐसा डायलॉग मारा, सर ने वो ऐसी बात बताई। सब कुछ याद रहता है, लेकिन मैं पूरी स्टडी की बात कर रहा हूं, किसी को याद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन चीजों को सुनना
आपकी कैपेबिलिटी में ही नहीं बचा है, क्योंकि आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना अनडेवलप हो चुका है इन चीज़ों को लेकर। दूसरे चीज़ों में तो सक्रिय है, लेकिन इन चीज़ों में आपने उसे इनएक्टिव कर लिया है। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो आपसे पूछा जाए कि आंख और कान किससे कनेक्ट होते हैं, तो मध्य मस्तिष्क में भी कौन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। या आपसे पूछे सुनने और देखने का काम कौन करता है, मध्य मस्तिष्क या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। या एक बार क्वेश्चन आया था कि ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल कौन करता है, आपके शरीर में ऑडियो और वीडियो को कंट्रोल कौन करता है, तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या मिड ब्रेन, क्योंकि ऑडियो मतलब कान और वीडियो मतलब आंखें, यही तो है आपका ऑडियो वीडियो, इसी से तो हमने ऑडियो वीडियो की खोज की है ना। तो ये बेसिक सी चीजें थी। आज का लास्ट तो नहीं, ब्रेन का लास्ट है ना, नर्व सेल और पढ़ना है हमको। रोबेनसेफेलॉन पढ़ेंगे। रोबेनसेफेलॉन में पहला भाग होता है सेरिबेलम। याद रखना, सेरिब्रम और सेरिबेलम में अच्छे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे व्यक्ति रट लेते हैं और दोनों का जब सामने ऑप्शन आता है तो समझ में नहीं आता कि यार सेरिब्रम किस में था, सेरिबेलम किस में था। इसको प्रमस्तिष्क कहा जाता है और इसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो ये पश्चिम मस्तिष्क या रोबेनसेफेलॉन का सबसे पहला भाग है सेरिबेलम। इसमें आप डैश करके लिखेंगे, ये दूसरा बड़ा भाग है, यह है मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। करता क्या है, कार्य लिख लें, शरीर संतुलन, मोस्ट आईएमपी। मेरा शरीर ऐसा खड़ा है सेरिबेलम की वजह से, मैं पैदल चल पा रहा हूं सेरिबेलम की वजह से, मैं दौड़ पा रहा हूं सेरिबेलम की वजह से। तो कार्य लिखेंगे संतुलन, शरीर का संतुलन, चलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, बोलना। चलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, भागना, कुल मिलाकर एक शब्द में ऐच्छिक कार्य। ऐच्छिक कार्य मतलब जितने आपके शरीर में इच्छा के अनुसार कार्य होते हैं वो सब कंट्रोल करता है सेरिबेलम। चलना है आपकी इच्छा से, दौड़ना है इच्छा से, देखना है इच्छा से, देखना नहीं आएगा, बोलना, लिखना, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा भाग क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कुछ याद आया, पिछली बार पढ़ाया था मैंने। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, ये आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक मतलब आपकी इच्छा पर नहीं है उन पर, जैसे धड़कन चल रही है लगातार, कोई इच्छा नहीं है। श्वसन, सांस चल रही है लगातार, देखो ये अलग चीज है, लेकिन अंदर जो श्वसन है वो अपने आप चलता है। अंदर आप फेफड़े को कंट्रोल नहीं कर सकते कि फेफड़े में आप ऑक्सीजन ना जाए, ये नाक पर कंट्रोल है आपका, लेकिन यहाँ श्वसन में अंदर कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए श्वसन भी इसमें आएगा। आहार नाल, अंदर खाना जा रहा है, पता है क्या। ग्रंथि, कब कौन सा हार्मोन दे रही है कुछ नहीं पता। धड़कन, पाचन पे आपको कंट्रोल नहीं है, खाना खा लिया एक अलग बात है, खाना खाना इसमें आ जाएगा सेरिबेलम, लेकिन खाना पचना इसमें। उल्टी होना, उल्टी आपकी इच्छा से होती है नहीं, आप इस तरह से करते जरूर हैं वो अलग बात है, लेकिन उल्टी अंदर से ही आती है, तो कैसी है, अनैच्छिक। तो कुल मिलाकर ऐच्छिक क्रिया सेरिबेलम, अनैच्छिक क्रिया मेडुला ऑब्लांगेटा, बस बात खत्म। अब ऐच्छिक अनैच्छिक में आप देख लेंगे कौन सी ऐच्छिक है कौन सी अनैच्छिक है ना, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, यहां रक्तचाप था, ये यहां रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर। तो आपसे स्पष्ट तौर पर पूछा जा सकता है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये अनैच्छिक है। ठीक, इसी के दो भाग और हैं जो सामान्य तौर पर इतने पूछे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। बस आप सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन दो भाग और हैं, एक है पोन्स बोरोलाई, है ना, कहीं कहीं पोन्स बस लिखा रहता है, पोन्स बोरोलाई। पोन्स बोरोलाई क्या करता है, ये श्वसन में सहायक होता है। ये श्वसन को देखो, ये तो कंट्रोल करता है श्वसन मेडुला ऑब्लांगेटा, लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा में ही जुड़ा होता है पोन्स बोरोलाई। तो ये तो बेसिकली ऑप्शन में नहीं रहेगा, लेकिन अगर है तो आप ये लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका काम केवल एक ही है। मतलब कहने का मतलब ये है, मेडुला ऑब्लांगेटा में भी अलग से एक छोटा सा भाग होता है जिसको हम पोन्स बोरोलाई कह सकते हैं। और अंतिम होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम या मस्तिष्क जड़, मस्तिष्क जड़, ये सभी को एक दूसरे से कनेक्ट किए रहता है। इसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है, ये पूरे ब्रेन के अंगों को स्टेबल करने का काम करता है, इसलिए इसे स्टेम कहा जाता है। ब्रेन स्टेम, मस्तिष्क की जड़, जड़ नहीं, मस्तिष्क का तना। ठीक है, तो बस इतना आप याद रखें, इतने से बाहर आपका कभी क्वेश्चन जाने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा क्या, पूरा ही बता दिया।
अब तो बस आपको एक बार इसको बढ़िया तरीके से, पहले तो देखो वीडियो को देखा करो, पूरा देखा करो, समझने की कोशिश ज़्यादा किया करो, समझ में ना आए दोबारा पूछा करो, कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करना आपका सर्वधर्म है, कमेंट करें। कमेंट उस पर ना कर पाएँ आप तो व्हाट्सएप पर करके बता दें, है ना। जो भी आपका फील हो उसका रिस्पॉन्स देना जरूर है, जरूरी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्स ही आपकी क्वालिटी को दर्शाता है कि आप कितनी क्वालिटी के साथ यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। तो रिस्पॉन्स देना मैं आपसे जरूर कहूँगा कि रिस्पॉन्स दो, भले गलत दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे ही दो, लेकिन आपकी एक्टिवनेस को थोड़ा सा मुझे देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट पढ़ेंगे हम नर्व सेल। हिंदी में क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। एक बार व्यापम में एक नाम आया था, गिलियल सेल। क्या था? गिलियल सेल, गिलियल सेल। ठीक है, तो ये गिलियल सेल भी आप याद रख लेना, है ना, इसी का एक और नाम है। कहीं कहीं एक शब्द और लिखा होता है, गैंग्लियन, गैंग्लिया, गैंग्लिया भी कर सकते हो, गैंग्लिया भी कह सकते हो, या गैंग्लियन भी कह सकते हो, है ना। कुछ क्वेश्चन बस इतना आएगा कि गैंग्लियन किससे संबंधित है, तो आप लगाएंगे नर्व सेल से। ठीक है, पहले तो आप डायग्राम बना लो, क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ही होता है। अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं तंत्रिका तंत्र में बढ़िया से डायग्राम बना लो, इसके नाम लिख लो, है ना। एक बार और सर्च कर लो ताकि आपको पूरे नाम मिल जाए। मैन मैं लिखा देता हूं, बस नाम याद कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ये आपका कोशिका द्रव्य है ना, जीव द्रव्य कह सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया तो इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसमें पूछा जाता है ये क्या है, ये कहलाता है डेंड्रोन, बस इसी से क्वेश्चन आता है। डेंड्रोन, ये कहलाते हैं डेंड्रॉइट्स, है ना, ये डेंड्रोन है ये वाला, और ये छोटे छोटे और जो बारीक बारीक हैं ये डेंड्रॉइट्स हैं। ठीक है, ये वाला भाग है एक्सोन, ये वाला भाग है एक्सोन, इसी से क्वेश्चन आता है एक्सोन, है ना। डेंड्रोन और एक्सोन में कंफ्यूजन होता है। एक्सोन ये है मसल्स, ये क्या है? मसल्स, मसल्स मतलब पेशी, पेशियां समझ गए। ये पेशियां पूरे शरीर में हैं। शरीर का ऐसा कोई भाग बताओ जहां पेशी ना हो, जहां मसल्स ना हो, बताओ जल्दी से। कोई भाग ही नहीं, कोई भाग ही नहीं है जहां भाई मसल्स ना हो। भले हड्डी नहीं है ऐसे बहुत सारे भाग, लेकिन पेशी तो होगी होगी भाई साहब। मसल्स, मांस नहीं होगा तो काम कैसे होगा? मांस को हम क्या कहते हैं? मसल्स, पेशी, तो पेशियां होंगी, है ना। तो सारी पेशियों से ऐसा बीच वाला भाग निकलो रहता है और ये कनेक्ट रहता है। इसी पेशी पे दर्द होता है ना, काम होते हैं, ये पेशी मूव करती है और ये आदेश देती है ना। ये पूरी अब ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, नीचे दूसरी है, फिर तीसरी है, चौथी है, पांचवी, ऐसी कनेक्ट होती जाती हैं। ठीक है, इसी कारण इसको सबसे लंबी सेल भी कहा जाता है। अभी लिखा दूंगा। देखो ये जो निचला भाग है ये एक्सॉन है, ठीक है।
लेकिन ये जो भाग है ये कहलाता है साइटोन। अब बना कन्फ्यूजन, डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन, इसमें कन्फ्यूजन होता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज तक क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आया है। अभी तक इसके अलावा जितने भी और भी नाम हो उससे क्वेश्चन नहीं देता वो, क्योंकि जानते बच्चों को याद होता है। लेकिन ये डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसा ऊपर उठा है ये डेंड्रॉन है। ठीक है, ये जो ऊपर उठा है ये डेंड्रॉन है, लेकिन डेंड्रॉन के और आगे ये बारीक 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 ये डेंड्रॉइड्स हैं। ये तो आप समझ जाएंगे, है ना, डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन से ये डेंड्रॉन। नीचे से जो भाग बढ़ा होगा ये नीचे की ओर बढ़ा है, ये क्या है, ये आपका एक्सॉन है, ये पूरा एक्सॉन है। लेकिन ये जो गोला है, ये जो गोला है, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये जो गोला है ये साइटोन है। एक याद रखने का तरीका मैं बताता हूं बहुत अच्छे से। एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या होता है, अक्ष। एक्सिस मतलब क्या होता है, अक्ष। और ये अक्ष दिख रहा है आपको, ये अक्ष है ना, इसी पर तो ये सधा हुआ है, तो ये अक्ष है। अक्ष मतलब एक्सिस, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस कहेंगे। एक्सिस से बना है एक्सॉन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसमें ये क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है ना। केंद्रक, केंद्रक में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या भरा होता है, साइटोन। ये साइटोन को कवर कौन किए है, साइटोन, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। केंद्रक द्रव्य भरा है, कोशिका द्रव्य भरा है, इसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को कवर कौन किए है, साइटोन। ठीक है, तो बस एक्सॉन याद है, साइटोन आपको याद पता चल गया। एक्सिस से एक्सॉन, साइटोप्लाज्म से साइटोन, तो बाकी डेंड्रॉन होगा, और डेंड्रॉन के आगे वाला भाग डेंड्रोइड्स होगा। बात खत्म। एक चीज और होता है इसमें, यहां से जब ये जुड़ती है अगली सेल से, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये अगली सेल से जुड़ती है तो इसको कहा जाता है सिनेप्स। वेरी 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 मोस्ट IMP। जब एक नर्व सेल दूसरी नर्व सेल से जुड़ती है तो इसको कहा जाता है सिनेप्स। ये व्यापम में कई बार आया है। ये मसल से जुड़ता है, यहीं पर इसमें एक जब ये जुड़ती है तो यहां एक नोड पाया जाता है जिसको कहते हैं रनवियर का नोड। रनवियर नोड है ना, रणवीर है, लेकिन आप रणवीर याद रखें। मैं तो कहता हूं सिंपल नाम याद रखें, रणवीर संधि है ना, रेनवियर नोड है, ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, रेनवियर नोड है। बस इतना सफिशियंट है, इतने से ज्यादा कोई बाहर नहीं जाएगा। नीचे करके लिख लो, डायग्राम ऑफ नर्व सेल, रेनवियर नोड। ठीक, कभी कभी पूछ ले कि ये तो साइटोप्लाज्म है, लेकिन इसमें जो कण पड़े होते हैं, इस कण को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सिकल्स कण। सिकल्स कण, सिकल्स कण। ठीक है, सिकल्स नहीं, निकल्स है, नीसिल्स। फिर से लिखता हूं, निसिल्स कण है वो, निसिल्स कण है ना, निसिल्स कण। खैर इतना कभी आता नहीं है निसिल्स कण, लेकिन मेरी बहुत बुरी आदत है गहराई तक जाने की। और साइटोन, डेंड्रॉन, एक्सॉन, सिनेप्स, ये 4 चीजें याद रखें, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब हम कुछ इसके फैक्ट देख लेते हैं। इससे चलो यहां लिख देता हूं साइड में। पहला फैक्ट आता है, मानव की लंबी सेल कौन सी है, सबसे लंबी सेल या बड़ी सेल। बड़ी लंबी पूछे तब आपको क्या लगाना है, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी सेल है। दूसरा, आवेग, सूचना, संवेदना। ठीक है, आवेग, सूचना, संवेदना, संदेश है ना, या सेंसरी सेल समझ रहे हो ना, सेंसरी सेल, संवेदना सेल, आवेग सेल, सूचना सेल है ना, ब्रेन में सहायक सेल, ब्रेन हेल्पफुल सेल, या नर्व में सहायक सेल। एक ही आंसर आएगा, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका ही इन सब में सहायक होती है, आवेग में, सूचना में, संवेदना में, संकेत में, संचरण में, संवेद में, संदेश में, सेंसरी में, सेंसरी सेल में, सेंसरी ऑर्गन में, नर्व सेल में, ब्रेन सेल में, सभी में सहायक कौन होती है, नर्व सेल होती है। ठीक, तीसरा, ये सब लिख लेना, जो मैंने बोले हैं लिख लेना आप। क्या आएगा, हाँ, एकमात्र सेल जिसमें विभाजन नहीं होता, एकमात्र कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन नहीं होता,
ठीक है, चौथा पॉइंट इसी से लिंक है। जब विभाजन नहीं होगा तो क्या होगा? एकमात्र सेल जिनका पुनः निर्माण नहीं होता, वेरी वेरी मोस्ट, एकमात्र सेल जिनका पुनः निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं से गिर गए, आपका हाथ कट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो वहां पर जो मसल्स हैं वो भर जाएंगी, हड्डी है भर जाएगी, सब भर जाएगा, लेकिन जितनी भी तंत्रिका कोशिकाएं नष्ट हुई हैं वो कभी नहीं भरती भाई साहब। इस चीज को हमेशा याद रखना। तंत्रिका कोशिका आपके शरीर में फिक्स होती हैं। बचपन में आपको जितनी तंत्रिका कोशिका मिली हैं आजीवन उतनी ही चलती हैं, उनमें 1% भी इजाफा नहीं होता। इजाफा क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें विभाजन नहीं होता। जब विभाजन नहीं होगा तो एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनेगी, और जब दूसरी सेल नहीं बन पाएगी तो जितनी है उतनी होगी। कभी इनमें मरम्मत नहीं होती, कभी ये नवीनतम निर्माण नहीं होता, कभी विभाजन नहीं होता, कभी नई सेल नहीं बनती। अब आपके दिमाग में क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसमें एक अंग नहीं पाया जाता जिसका नाम है सेंट्रोसोम। क्या नाम है? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम इज द एब्सेंट इन द सेल। सेंट्रोसोम इसमें अनुपस्थित होता है और सेंट्रोसोम ही विभाजन करता है या करवाता है ना। सेंट्रोसोम भी लिख लें आप। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है इसलिए विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता तो पुनः निर्माण नहीं होता, मरम्मत नहीं होती, नई सेल नहीं बन पाती। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। तो इतना याद रखें, इससे बाहर आपका कभी भी कोई सेल नहीं जाएगा। चलो आज का लास्ट पॉइंट। इनकी शरीर में संख्या लगभग, इनके शरीर में लगभग संख्या कितनी है? 100 बिलियन। कितनी है? 100 बिलियन। शरीर में इनकी संख्या लगभग कितनी है? 100 बिलियन है। इसी को आप 100 अरब भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? 100 अरब भी कह सकते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 अरब हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। तो बस इतना डाटा सफिशिएंट है, इतना डाटा सफिशिएंट है। इतने डाटा से कभी भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। वास्तविक तौर पर आप समझ पाए होंगे कि ब्रेन क्या है, ब्रेन में कितने पार्ट हैं, कौन क्या क्या करता है, ठीक है। तो आज से इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।